वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास को लेकर उपस्थित हैं। आज हम उन 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो परीक्षा के पैटर्न के आधार पर जरूरी है। आप इन 20 प्रश्नों के आधार पर अपना रिजल्ट तय कर सकते हैं कि आपको 20 नंबर आ रहे या नहीं। आपके इन प्रश्नों में जितने नंबर सही है उतने ही परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये परीक्षा के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। ये पूरी परीक्षा का एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब ये इन 20 प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपना कमेंट बॉक्स में रिजल्ट भी बताना है। ये जो 20 प्रश्न है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। इन 20 प्रश्नों में हमने टोटल गणित में जितने भी पैटर्न है, जितने भी तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उन 20 प्रश्नों के लिए को इसमें समाहित किया गया। इसलिए 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पैटर्न के आधार पर है जिस पैटर्न के ऊपर परीक्षा के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी पैटर्न के उसी बेस्ट के आधार पे ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हमको बताना है कि आपको कितने नंबर आए। तो आपको कॉपी और पेन लेके जल्दी से बैठ जाना है ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में हल कर सकते हो और उनके उत्तर आप कहाँ पे बताना है, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चों को बीच में इस क्लास को नहीं छोड़ना है, अन्यथा पेपर उनका खराब हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कंप्लीट देखना है और इन 20 प्रश्नों के उत्तर देने की आपको कोशिश करना है। फिर आपको रिजल्ट देखना है कि आपके कितने उत्तर सही है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो हम आइए देते हैं इसका उत्तर। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो हमने अंकों में पढ़ रखी है कि 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको बताना है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ी पूछा है। सबसे बड़ी का मतलब होगा हम उतनी बार क्या लिख देंगे, तो उतनी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को लिख देंगे। 6 अंकों की बड़ी पूछा तो 6 बार हमने लिख दिया है। लेकिन हमारा जो उत्तर है, हमारे जो 4 विकल्प है वो किस में है, तो हमारे जो 4 विकल्प है वो है शब्दों में। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तो हमको अब इसको शब्दों में बदलना पड़ेगा। तो स्थानीय सारणी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने 3 अंकों को छोड़ दिया, उसके बाद हमने 2 अंकों को छोड़ दिया और कोमा लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो होता है ये इकाई में होता है, ये इकाई है, ये क्या है, ये हजार है और ये क्या है, लाख है। मतलब लाख में क्या है, 9। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 9,99,999। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो हम ए विकल्प देख पा रहे हैं 90 लाख है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। बी विकल्प हम देख रहे हैं 9 लाख, ठीक है, 9,000, 9,000 नहीं है, हमारे पास क्या है 99,000 है, तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम सी विकल्प की बात करेंगे 9,99,999, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा और ये डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1 लाख इसका उत्तर नहीं है। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही प्रश्न है। परीक्षा में इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उन प्रश्न के उत्तर हमको आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बड़ी संख्या बताएंगे आपको इतनी बार 9 लिखना। मान लीजिए आपको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 8 बार 9 लिख दिए। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 10 बार 9 लिख दिए। 15 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 15 बार आपको 9 को लिख देना है। आपको इसी प्रकार से सवालों को परीक्षा में हल करना है। छोटी संख्या भी होती है, अगर मान लो मुझे 4 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है तो हम 1 लिख के कितने जीरो लगा देंगे, तो 1 के लिख के अगर हमने 3 जीरो लगा दिए तो वो हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे महत्वपूर्ण क्लास हमारी चल रही है और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, जो हमको आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न है एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आयत का भी क्षेत्रफल है और वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है, तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो क्या है, यहाँ पे बराबर है। यानी कि आप समझिए आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा गया आयत, तो देखिए इस प्रश्न में आयत और वर्ग दोनों की बात की गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आयत और एक वर्ग
बना लेते। ठीक है, ध्यान समझना, पहले मैं आपको प्रश्नों को समझाने वाला हूँ। उसने बोला है एक आयत, तो हमने बना लिया एक आयत। ठीक है, आयत उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा होती है, और हमने बना लिया एक वर्ग। अब उसने बोला है कि आपके सामने जो आयत और वर्ग है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि आप इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, आप इस चाहे तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाले या इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर रहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयत में क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सभी को हम क्या बोलते हैं, भुजा। तो दो भुजाओं को अगर आपस में गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसने बोला कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल का मतलब है अगर इस आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 100 निकला है, 100 वर्ग सेंटीमीटर निकला, तो वो वर्ग का क्षेत्रफल भी 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये उसने बोला है। और वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, वर्ग की भुजा उसने कितनी दे रखी है, तो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हमको पता है चारों भुजा कितने कितने की हो जाएगी, तो चारों भुजाएं यहाँ पे 8-8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। आयत की लंबाई 16 है। ठीक है बच्चों, उसने लंबाई कितनी दे रखी है, 16 आपको दे रखी कि 16 सेंटीमीटर आयत की लंबाई। अगर ये 16 है तो हमको पता है ये भी 16 हो जाएगी। तो आयत की चौड़ाई क्या है, तो हमको ये चौड़ाई पता करनी है कि आयत की चौड़ाई क्या है, और इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अगर हमको किसी भी स्थिति में इस आयत का अगर क्षेत्रफल पता हो जाए तो फिर तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो आयत, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर हमको इसमें ये चौड़ाई पता करनी, ठीक है, ध्यान समझना, हमको ये चौड़ाई पता करनी है, और अगर हमको क्षेत्रफल और लंबाई अगर पता हो जाए तो हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न में हमको क्या पता है, तो हमको लंबाई तो पता है 16, तो हमने सूत्र में लिख दिया लंबाई की जगह 16। ठीक है, चौड़ाई हमको पता करनी है, तो चौड़ाई को तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे। और हमको क्षेत्रफल नहीं पता, अगर किसी कारण से हमको क्षेत्रफल पता हो जाए तो फिर इस आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना, चौड़ाई यहाँ पे निकालना आसान हो जाए। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हम इस वर्ग से निकालेंगे। उसने क्या बोला है, आयत की लंबाई, इन दोनों का वर्ग का क्षेत्र, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालें। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, तो 8 में 8 का गुणा कर देंगे, और जब 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो ये जो 64 आया है, ये जो 64 आया इस वर्ग का क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल होगा, तो ये इस आयत का भी क्षेत्रफल होगा। यानी कि हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल हमको मिल गया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये बात आ गई बच्चों, है ना। हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, तो हमने आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल दिया। किससे निकाला, इस वर्ग से निकाला है ना, इस वाले वर्ग से हमने यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हम सूत्र में मान रख देंगे, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई उसने 16 दे रखी थी, आयत का हमने क्षेत्रफल क्या निकाला है, तो हम आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला 64, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, 64 रख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल भी हो गया, लंबाई भी हो गया। अब चौड़ाई निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो ये 16 इसके यहाँ पे है, तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया, और इधर क्या बचेगा, चौड़ाई। तो 16 से काट दे 64 को, 16 कम 16, 16 चौक 64, यानी कि हमको चौड़ाई जो मिली है वो कितनी मिली है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आयत की हमारी चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो चारों विकल्प में कौन सा उत्तर सही है, तो चारों विकल्प में विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। परीक्षा में इसी पैटर्न के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आपको समझ लेना मैं कैसे समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे हम चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है
बताइए तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। लिखा है कुछ संख्या दे रखी है हमको दशमलव, 9.009, 0.09, 0.009 और 0.99 को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरोही क्रम। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। और इसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा। तो आरोही जो क्रम होता है उसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आता है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आता है सबसे छोटा। तो हमको इन सभी में पहले सबसे छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए दो ही प्रकार के क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम होता है और इसका एक और भाई होता है जिसका नाम है अवरोही क्रम। ठीक है, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम बोलते हैं, एक और इसका नाम होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम। यानी कि इसमें सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अभी हमारे प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, अभी हमारे प्रश्न ने हमसे पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। और हमको ये पहचानना है कि इसमें कौन पहले बड़ा है ना, नहीं सॉरी, कौन पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा, इस प्रकार से। तो पहले तो हमारे यहाँ पे दशमलव वाली संख्या है, तो हमको इसको पहचानना आना चाहिए। इसको पहचानना अगर हमको आ गया तो फिर ही हम बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट पहचानना याद है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। उस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले संख्या को लिख देते हैं। देखना, ध्यान समझना मैं कैसे बता रहा हूं छोटी और बड़ी। तो हमने लिख दिया 9.009, ये पहली संख्या। 0.009 ये दूसरी संख्या। तीसरी संख्या 0.009 और अगली संख्या है 0.99। अब ध्यान समझना, अगर आपको इसको पहचानने में दिक्कत हो रही कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए, दशमलव के बाद आपको अंकों को बराबर कर लेना। अंकों को कैसे बराबर करना है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे कितने 2, तो हम इसको भी 3 कर देंगे। एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव में हमको पता है हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम एक और जीरो इसमें लगा देंगे। अब देखिए, अब आपके लिए आसान हो गया। जब आप दशमलव के बाद वाली संख्याओं को बराबर कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इसको दशमलव के बिना पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा है, ये 9009 लिखा है, ये केवल 90 लिखा है, ये केवल 9 लिखा है और ये 990 लिखा है। तो अब मुझे बताइए ऑटोमेटिक सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई है। तो जो सबसे छोटी संख्या हो गई है, हम देख पा रहे हैं कि वो ये 9 है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, केवल 9। तो हमारा पहला जो आएगा वो आएगा 0.009। अब मुझे बताइए, क्योंकि हम सबसे पहले छोटी संख्या लिख रहे तो ये छोटा होगा, तो इसको हम इससे एरो इधर खुल जाएगा, जिधर बड़ा रहेगा उधर उसका मुंह खुला रहेगा। फिर 9 से बड़ा 90 होता है या 990, तो 90 होता, तो दूसरी संख्या हमारी ये वाली आ जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.09। फिर इसका मुंह हम इधर खोल देंगे। फिर इससे हमको बड़ा ढूंढना, तो इससे बड़ा कौन है, 990, तो हम लिख देंगे 0.99। फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 9.009। तो हम देखेंगे कि चारों विकल्प में हमारा कौन सा विकल्प मैच हो रहा है। तो 0.009, 0.09, 0.99, तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। लिखा है 60 और 70 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 और 70 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो आपको 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखना है और जोड़ना है। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर भी बता दिया है क्योंकि उनको अभाज्य संख्या याद है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर वही बच्चे दे पाएंगे जिनको अभाज्य संख्या अच्छे से याद है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है 60 और 70 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य, देखिए पहले तो हाँ ये शब्द भी समझ लिए, मध्य। तो मध्य का मतलब होता है बीच का। ठीक है, मध्य का मतलब होता है बीच का। मध्य का मतलब क्या होता है बच्चों, बीच का। मतलब हमको 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या, तो 60 और 70 के बीच की अगर हम अभाज्य संख्या को देखेंगे तो पहला है 61 और दूसरा है हमारा
67। तो ये दो ही अभाज्य संख्या होती है और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे सवाल ने बोला है योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो कौन सा उत्तर आ रहा, तो इन चारों उत्तर में नहीं है, ठीक है। हम तो इसका हम इसको 2 मानना बच्चों, ठीक है। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर आ जाएगा हमारा, तो उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 108 नहीं 128 है, ठीक है। तो हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा, तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 128, क्योंकि उसने योगफल बोला इसलिए हमने जोड़ दिया। कभी वो अंतर बोलेगा, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो अंतर का मतलब होता है माइनस करना, घटाना। किसी भी अगर अंतर बोला जाएगा तो हम घटाएंगे, कभी गुणनफल के लिए बोलेगा, कभी योगफल के लिए बोलेगा, कभी भाग के लिए बोलेगा। तो हमने 60 और 70 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती है और उन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो हमारा उत्तर नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें यही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही है। ध्यान से देखना बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको इस यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है। वो कभी कभी बोलेगा कौन सही है कौन गलत है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इसने यहाँ पे सही पूछा, सही का मतलब है कौन राइट है, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि 6 किलोमीटर बराबर 600 मीटर। नहीं, हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 6 किलोमीटर के लिए हम 6 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आना चाहिए 6000 मीटर। तो ये हमारा पहला वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर 50 मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बताइए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 मिलीलीटर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए हम सी को भी चेक कर लेते हैं। 8 ग्राम बराबर 0.080 किलोग्राम। नहीं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 होते हैं। और अगर हम इसकी 8 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और दशमलव के बाद कितना अंक होना था, ये होना था 0.008। अगर होता तो सही हो जाता, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। फिर अगला है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ये उल्टा लिखा हुआ है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी फिर से आ गया है, ध्यान देना बच्चों। अभाज्य संख्या से 2 प्रश्न इसमें आए हैं, परीक्षा में भी अभाज्य संख्या से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये एनालिसिस करके पिछले ईयर के एग्जामों के एनालिसिस करके तैयार किए गए, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता होना चाहिए। इससे आपका पता चलेगा कि आपने किस लेवल की यहाँ पे तैयारी कर रखी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना है। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर देना। और जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सबसे पहले जानकारी नवोदय के बारे में जो भी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे दी जाती है। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। हमको अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करना। गुणनफल का मतलब होता है बेटा गुणा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो मुझे बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। और इनका हमको क्या करना है, इनका हमको यहाँ पे गुणा करना है। तो हमारे देख पा रहे हैं कि हमारा विकल्प नंबर डी गलत हो गया है, हमारा विकल्प नंबर बी गलत हो गया है। अब हमारे पास में 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो इसका उत्तर ए आएगा या सी आएगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है। आप एक देख पा रहे हैं कि आखिरी अंक हमारा 7 आएगा, तो हालांकि हमारा उत्तर यहाँ पे सी आ जाएगा। फिर भी हम इसको पूरे को गुणे को करेंगे, 1 का पढ़ा 7 बोलेंगे 7, 1 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे तो 9, फिर हम इसको जोड़ेंगे 9। चलो जोड़ते हैं 7, 9 और 7 हो गया कितना 16 के 6 हासिल 1, तो 10,067। और 10,067 हमारा उत्तर आ गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बार बार एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है, योगफल, गुणनफल, अंतर, है ना, इन शब्दों का ध्यान रखना है। तो गुणनफल पूछा है तो गुणा करना है, योगफल पूछे तो जोड़ना है, अंतर पूछे तो आपको घटाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसने पूछा क्या है, योगफल। योगफल का मतलब फिर से हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमको जोड़ना है। और कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ना है इसकी हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, हमको जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है उतनी बार हम 9 को लिखते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम लिखेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 बार 9। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैं इसको हल करूं इससे पहले आपको जल्दी से कॉपी में हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। ठीक है, तो हमने लिख ली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आगे लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, मतलब एक लगा के कितने जीरो लगाना है हमको, 4। तो हम 4 जीरो लगाना है। तो 1 2 3 4 और हमको क्या लिखना है, 1। तो ये हमने लिख दी छोटी और बड़ी संख्या। और इनका क्या करना बच्चों, इनका हमको योगफल करना है, यानी कि इनका हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनका ये करते हैं जल्दी से प्लस, ये हमने लिख दिया है। चलिए करते हैं। 9 में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो 9, 9 में जीरो को जोड़ेंगे तो 9, 9 में जीरो को जोड़ेंगे 9, फिर 9 में जीरो को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10 की शून्य हासिल 1, 9 और 1 हो गया 10। तो ये हमारा उत्तर आ गया है, क्या आ गया बच्चों, 10,09,999। अब हम चेक करते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प नंबर है एक लिख के 2 जीरो 4 बार 9। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आ गया। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि विकल्प नंबर बी में गलत हो जाएगा हमारा, सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान प्रश्न है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा गया है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका क्या कर दिया बच्चों, योगफल ज्ञात कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न नंबर 8 को, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दें। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, अंत में रिजल्ट भी बताना है, क्योंकि ये एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में के लिए तैयार किए गए क्वेश्चन है, ये एग्जाम पैटर्न के ऊपर तैयार किए गए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा हमको समझना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो वीडियो को रोक लेना है, समझ लेना है और फिर उसको हल करना, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को समझना है। ये प्रश्न जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उतना बड़ा नहीं है। ये प्रश्न बहुत आसान है, केवल इसमें यह पूछा जा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या है प्रश्न। 1.4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मेज, मतलब वर्गाकार की बात हो रही, मतलब कहीं वर्ग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम वर्ग की बात करेंगे तो हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया है, ये एक वर्ग बना लिया, क्योंकि जब भी हमने बात की है कि जब भी वो वर्ग या आयत की बात करेगा तो हमको उसको बना लेना। वो वर्ग की बात करेंगे हम वर्ग बना लेंगे, वो आयत की बात करेंगे हम आयत बना लेंगे। तो हमने उसने पहले बोला वर्गाकार, तो हमारा प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो गया। हमने एक वर्ग बना लिया, उसकी एक भुजा 1.4 है। मुझे बताओ बच्चों, अगर एक भुजा 1.4 है तो चारों भुजा 1.4 हो जाएगी। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। एक भुजा अगर 4 है, एक भुजा अगर 1.4 है तो चारों भुजाएं 1.4 होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको इतना बड़ा जब भी प्रश्न पूछे उसको तोड़ मरोड़ के आपको पढ़ना है, तोड़ मरोड़ के समझना है और उसको हल करना। क्योंकि हमने देखिए अभी यहीं तक पढ़ा है ना, यहीं तक पढ़ा है, और हमने थोड़ा इतना काम कर लिया कि 1.4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मेज को, ठीक है, तो वर्गाकार हमने मेज बना दिए, कोई बात नहीं, वर्ग उसको बना दिया है। आगे को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा जाता है कि एक आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है इसमें, एक बड़ी मेज का हमको क्या करना है,
रखा गया है आयताकार मेज प्राप्त हुई, इस बड़ी मेज का परिमाप कीजिए। ध्यान समझना बच्चों, इसमें थोड़ा सा प्रश्न में मुझे मिस्टेक दिखाई दे रही है। इसमें 4 वर्गाकार मेज है, ठीक है, टोटल 4 मेज ऐसी है, ठीक है। इस प्रकार से जो मेज है वो टोटल मेजों की संख्या 4 है और उनको आपस में जोड़ के रखा गया है। तो जो बड़ा वाला जो आयत बनेगा उसका आपको परिमाप निकालना, ठीक है। 1.4 मीटर भुजा वाले 4 वर्गाकार, ठीक है, इसमें 4 छपा नहीं है, तो 4 मेजों को इसे पास में रख के रखा गया लाइन से, तो आपको उस बड़े का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे परिमाप आपको क्या है करना है, बड़ी मेज का परिमाप आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक मेज को इसके पास में हम रखते चलते हैं। तो एक मेज तो हमारी यही है, ठीक है, और हम रख देते हैं, एक और हमने रख दिए। तो मुझे बताओ, है ना, ये भी एक, ये सभी लंबाई चौड़ाई इनकी सबकी समान रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो ये भी 1.4 हो जाएगी, ठीक है। एक और हम मेज रखनी, क्योंकि हमको कितनी मेज रखनी, 4, तो 1.4 हमने रख दी। फिर हम एक और मेज रखते हैं, वो भी कितनी है, 1.4 हमने यहाँ पे क्या किया है, रख दिया है। तो अब हमने रख दिया है, तो ये अगर 1.4 और ये भी क्या हो जाएगी 1.4। अब उसने पूछा है कि इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एक आयत बन चुका है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एक आयत का निर्माण हो चुका है। इस आयत का ही आपसे परिमाप पूछा है कि इस आयत का परिमाप क्या कीजिए। क्षेत्रफल उसने नहीं पूछा है, उसने पूछा है किस प्रकार एक आयत बनेगा, एक आपका उसका आपको परिमाप बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हमारे पास में हो जाएगी तो फिर इसका परिमाप निकाल देंगे। तो हम देख पा रहे हैं 1.4 कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है। तो हम इसको सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 1.4 1.4 1.4 4 8 12 16 का 6 हासिल 1 1 2 3 4 5 5.6। मतलब ये जो आयत है इसकी टोटल लंबाई हो गई है कितनी, 5.6। और चौड़ाई तो हमारे पास में है पहले से क्या है 1.4, और अगर ये 5.6 तो ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी 5.6। अब हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि परिमाप पता करना है तो चारों भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, इन सभी भुजाओं को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा परिमाप। तो पहला ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 5.6, फिर ये वाला हो जाएगा 1.4, फिर ये वाला हो जाएगा 5.6, और फिर ये वाला हो जाएगा 1.4। इन सबको हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 और 10 20 के शून्य हासिल आएंगे 2, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, ठीक है बच्चों। उत्तर हम सी बोल देंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न, चित्र में x का मान बताइए, ठीक है। आपको यहाँ पे x का जो दिखाई दे रहा है इस चित्र में उसका मान पूछा गया है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये आपसे कोण से प्रश्न पूछा गया है कि कोण में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण है ये 50 डिग्री है, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि ये जो पूरी लाइन है ये कितने की होती है, तो ये पूरी 180 डिग्री की होती है, और 180 डिग्री में से उसने कितना दे रखा है, तो उसने 50 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 180 डिग्री में से 50 डिग्री को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 0, 8 में से 5 गए तो 3 और 1, 100 कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने विकल्प नंबर सी बता दिया है, तो उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके सामने है। एक अलमारी को 16,500 में बेचने पर एक व्यापारी को 1200 रुपये की हानि होती है। वह अलमारी को कितने में बेचे ताकि उसे 1200 रुपये का लाभ प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कितने में बेचे, यानी कि आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, ठीक है। इस प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको हल करिए, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। एक अलमारी को 16,500 में बेचने पर, ठीक है, जब उसने 16,500 में बेचा, ध्यान समझना बच्चों, जब उस अलमारी को 16,500 में बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को यहाँ पे कुछ हानि होती है, और वो जो हानि होती है वो कितने रुपए की होती है, तो वो 1200 रुपये की हानि होती है। ध्यान से समझना, जब वो 16,500 में बेच रहा है तो 1200 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वस्तु को ज्यादा में खरीदा होगा,
और वो कम में बेच रहा है तभी तो उसको हानि हुई। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे कि उसने वास्तविकता में उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, 16,500 और 1200 को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते जल्दी से, 00771, मतलब उसने उस वस्तु को 17,700 में खरीदी थी। ध्यान समझना बच्चों, 17,700 में खरीदी और जब 16,500 में उसने बेचा तो उसको 1200 रुपए की हानि हो गई है। ध्यान आ गई बात समझ। खरीदा था कितने में, 17,700 में, बेचा कितने में, 16,500 में, तो हानि कितने की हो गई, 1200 की। अब वो ये चाहता है कि उसको 1200 का लाभ हो जाए, तो वो क्या करेगा, इस 12 जो 17,700 है इससे 1200 रुपए अधिक में बेचेगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1200 को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 7 और 2 9, 7 और 1 8 और 1, मतलब वो 18,900 में अगर बेचेगा उस वस्तु को तो उसको 1200 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। एक व्यंजक दिया गया है और उसमें x का मान पूछा है। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, इसमें पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो बराबर से इधर x अकेला बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले जो समीकरण है उसको हल कर लेते। ठीक है, क्या है, 4 का 5 + 45 भागित 9 - 8, ये हमारा एक पूरा प्रश्न है। अब हम इस पूरे प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि x से बराबर है तो x का मान तो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कल करते हैं। देखिए, कभी भी परीक्षा में अगर आपसे ऐसा पूछा है x का मान क्या है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर वो बीच में कहीं तो x का मान हम रख देंगे और अगर अलग है तो हम उस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर इस समीकरण को हम यहाँ पे हल करेंगे, इस व्यंजक को अगर हम हल करेंगे तो हमारा x का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको पता है, हमने जब व्यंजकों के सरलीकरण में पढ़ा है, सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे का वाले को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, किसको हल करेंगे, का। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा प्लस 45 भागित 9 - 8। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। ठीक है, आगे अब किसका नंबर है, तो अब नंबर है भाग का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, भाग वाले पे डिब्बा बना देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 20 प्लस ऐसा कैसा, 9 से 45 में भाग लगाएंगे तो 5 - 8। ठीक है, भाग के बाद अब किसका नंबर है, अब प्लस का नंबर है। तो हम इस प्लस वाले को पहले हल कर लेते हैं। 20 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 और 5 हो जाएगा 25 और माइनस कितना हो जाएगा 8। तो अब हमको 25 में से 8 को माइनस कर देना है। तो 25 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 17। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, समकोण का मान क्या है। देखिए, कोण से फिर एक प्रश्न पूछा गया, कोण से पिछली बार भी एक प्रश्न पूछा गया था, फिर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि समकोण का मान क्या है। तो आपको पता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उस कोण को हम समकोण बोलते हैं। और समकोण किस प्रकार से होता है, तो समकोण का जो चित्र बनता है वो इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, तो ये हो जाएगा सी। और समकोण के लिए वो कैसा, एक कोने वाला बनाएगा। ठीक है, तो समकोण हमेशा सीधा बनता है और उसका मान कितने डिग्री का होता है, तो उसका मान हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, ए। अब देखिए, ये प्रश्न हल करने जैसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जिन बच्चों को पता है वो डायरेक्ट बता देंगे, इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, ग्राफ की हम यहाँ पे बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ग्राफ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको प्रश्नों को ध्यान समझना है, पढ़ना है और इसका उत्तर देना। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, परीक्षा में ग्राफ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये बात आपको नोट कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, इसलिए आपको ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दे रखे हैं। आप हमारा प्रश्न नंबर 13 आ चुके हैं। हम इस क्लास में कंप्लीट 20 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए जरूरी है, जो परीक्षा के पैटर्न के आधार पर है। ये सब नए सिलेबस के आधार पर है, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर सब प्रश्नों को तैयार किया गया है। इसलिए सब प्रश्न हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के हमारे लिए
क्लास है। तो इसको क्लास को कंटिन्यू देखना, लगातार देखना और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रश्न है, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। मतलब कोई कक्षा है, उसमें कोई विद्यार्थी है, उसको गणित में कितने नंबर आए, हिंदी में कितने आए, विज्ञान में कितने आए, अंग्रेजी में कितने आए, इन नंबरों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब उस प्रश्न ने हमसे पूछा है किस विषय में विद्यार्थी को अधिकतम अंक मिले। ध्यान से समझना बच्चों, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा। ठीक है, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों ज्यादा। सबसे ज्यादा नंबर उसको किस विषय में मिले हैं। ठीक है, कितने मिले ये नहीं पूछा हमसे, किस विषय में मिले हैं। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ में सबसे ऊंचा बार कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ में सबसे ऊंचा बार किसका है, गणित का है। क्योंकि गणित में देखो उसको कितने मिले हैं गणित में, तो गणित का नंबर सबसे ऊंचा है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हमारा उत्तर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताइए गणित में उसको कितने नंबर मिले, प्रश्न ये भी आ सकता है। तो गणित में उसको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने नंबर हैं, तो गणित में उसको 40 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, हिंदी में कितने मिले, तो देखिए बच्चों जब भी कोई संख्या जैसे 30 और 40 के बीच में है ये ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को आगे बढ़ा रहे हैं और 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो आपको पता है कि 30 और 40 के बीच में कौन है, 35। तो ध्यान देना बच्चों उसको 35 नंबर, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। जब भी ग्राफ हमारा किसी बीच वाले नंबर पे रुक जाएगा तो ध्यान देना बीच का नंबर हमको निकाल देना है। तो बीच का नंबर क्या होगा, तो 30 और 40 के बीच का नंबर कौन होता है, 35। तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा 35। फिर विज्ञान में उसको कितना है, तो विज्ञान में तो बिल्कुल 30 नंबर आए, फिक्स है तो 30। फिर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी का फिर हमारा बीच में उत्तर आ रहा है। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी वाले को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो मुझे बताओ 20 और 30 के बीच में क्या होता है, 25। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कोई नंबर के बीच में ग्राफ रुक चुका है तो आपको उसका बीच का नंबर निकाल देना। तो हमारा ये प्रश्न तो बहुत आसान था। किस विषय में ज्यादा नंबर मिले थे, तो उसको गणित में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। और कितने नंबर मिले थे, गणित में उसको 40 नंबर मिले थे। ठीक है, तो अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत आसान प्रश्न है ग्राफ वाला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। एक संख्या दी गई है 191 गुणित 97 का सैकड़े का निकटतम मान आपको बताना। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना बच्चों, तो इसमें हमको निकटतम मान बताना है, निकटतम मान हमको बताना है। और किसका बताना है, सैकड़े का निकटतम मान बताना है। तो सैकड़े का निकटतम मान अगर हमको बताना है तो सबसे पहले तो हम इस संख्या को हल करते हैं। तो लिखा है 191 और 97। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। तो 7 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 7, 9 का पाड़ा 7 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 63, हासिल आएगा 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो गया, तो ये हो गया 13। फिर हम एक संख्या हो गई तो एक क्रॉस लगा देंगे। 9 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 9, 9 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 81, हासिल आएगा 8। और 9 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 9, और 9 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अब हम इसको क्या कर देते बच्चों, जोड़ देते। तो 7 एकम 7, 9 और 3 12 के 2, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 1। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमने संख्या का गुणा किया तो हमारे पास में एक उत्तर आ रहा है और वो उत्तर है 18,527। अब ये जो उत्तर है इसमें हमको निकटतम मान बताना। ध्यान देना बच्चों, इसमें निकटतम मान बताना। ठीक है, हम यहाँ पे निकटतम मान हमको नहीं बताना है, इस उत्तर का हमको निकटतम मान बताना। और कहां तक बताना है, सैकड़े तक। तो हम इसमें सबसे पहले सैकड़े वाली संख्या पे जाएंगे और सैकड़े वाली संख्या पे एक डिब्बा बना लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमारा ये वाला सैकड़ा वाला है, तो हमने इस पे एक डिब्बा बना दिया है। तो हमारे आगे की संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी कैसी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे इसका पड़ोसी क्या 5 या 5 से अधिक है, नहीं है, तो ये 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएंगी, 00। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18,500, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है और उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पढ़ना है, यदि 3 संख्याओं का योग 145, ठीक है, 3 कोई अलग अलग संख्या होगी, अगर आप उनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, तो उत्तर जो आएगा
वो 145 आएगा। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, अगर तीन अलग अलग संख्या होगी, अगर आप उनको प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि योग और योग का मतलब क्या होता है प्लस, अगर आप उन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर 45 145 आएगा। पहली संख्या दूसरी से 4 अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी से 12 कम है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझ लेना। जिन बच्चों को याद है वो जल्दी से कर लेंगे, जिनको याद नहीं वो ध्यान से इस प्रश्न को ध्यान से समझना। तीन संख्याओं का योग 45 दे रखा, ठीक है, तो हमने मान लिया कोई संख्या होगी, पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और हमने यहाँ पे मान ली तीसरी संख्या। ध्यान से हमने मान ली कि वो जो तीन संख्या है वो ये है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, ये हमने नाम, या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, हमने रोमन में लिख दिया, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब आगे तीनों का योग 145, यानी कि अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 145 आएगा। ठीक है, अब यहां से हमारी लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली संख्या दूसरी से 4 अधिक है, मतलब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी से 4 अधिक है, मतलब अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x + 4 हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने क्या बोला, पहली संख्या, मतलब ये पहली संख्या दूसरी से, इससे किससे, दूसरी से, और कितनी अधिक है, दूसरी से 4 अधिक है, तो हमने इसमें क्या किया, 4 को जोड़ दिया। आगे हम पढ़ेंगे तीसरी संख्या, मतलब इस तीसरी संख्या की बात हो रही, दूसरी से 12 कम है, तो दूसरी क्या है x और उससे कितनी कम है 12, तो हम क्या कर देंगे x - 12 कर देंगे। ये बात आ गई। ये अगर आपको जमाना आ गया, ये अगर लिखने का तरीका अगर आपको आ गया तो आप आगे सवाल को बहुत आसानी से कर देंगे। लेकिन हमको प्रश्न को समझ के इतना करना आना चाहिए कि पहली संख्या दूसरी से 4 अधिक है तो दूसरी से हमने 4 जोड़ दिया, और दूसरी से तीसरी संख्या 12 कम है तो उसमें से हमने क्या किया, 12 को कम कर दिया। अब वो ये बोल रहा है कि अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते, क्योंकि पहली संख्या हमारी क्या है, तो पहली संख्या है x + 4, दूसरी संख्या क्या है हमारी x, और तीसरी संख्या क्या है हमारी x - 12, और तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 145। तो ये हमने रख दिया बच्चों यहाँ पे 145। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक x है, 2 है और 3 है, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अब बराबर, ध्यान समझना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 145 लिखेंगे, ठीक है, जो प्लस का है वो है ना बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें, ये x तो हमारे खत्म हो गई, तीनों x तो हमारे कुछ है ना, तीनों को हमने जोड़ दिया है। 4 का आएगा, देखिए इसके सामने चिन्ह का आएगा है प्लस का, तो उधर इसको माइनस करेंगे, तो 145 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। फिर ये 12 का इका है तो इसके सामने चिन्ह माइनस का है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 153 आ जाएगा। यानी कि हमको अभी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है 3x = 153, ये हमको यहाँ पे मिला हुआ है। अब ये x है तो इसके कहाँ पे चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, इसके बटे में, क्योंकि संख्या अगर गुणा में होती तो वो बटे में चली जाती है। तो अब इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, यानी कि x बराबर हमको कितना मिला है, तो x बराबर हमको मिला है यहाँ पे 51। अब ध्यान समझना बच्चों, x का मान हमको 51 मिला, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है ये कितनी मिलेगी हमको, तो ये हमको यहाँ पे मिलेगी 51। ठीक है, 51 मिल गई, तो दूसरी संख्या हमारी हो गई 51। ठीक है, और ये हो गई दूसरी संख्या हमको मिल गई 51 मिल गई। ये जब दूसरी संख्या हमको 51 मिली तो मुझे बताओ पहली संख्या इससे 4 अधिक है, तो हम 51 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, और जब हम 51 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा हमारा 55, यानी कि पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमारी 55 है। अब तीसरी संख्या इस दूसरी से 12 कम है, मतलब हम क्या करेंगे, 51 में से 12 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो चलिए 51 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 11 9 इधर बचेगा 4, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि हमारी जो तीसरी संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पे 39। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन है, तो तीनों में बड़ी संख्या कौन है,
तो तीनों में जो बड़ी संख्या है वो हमारा कौन सी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हमारा उत्तर बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वो पूछता है कि सबसे छोटी संख्या तो 39 हो जाएगी, लेकिन उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या 55 हो जाएगी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो खत्म होने के बाद में फिर से इस प्रश्न को जरूर देखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 लिखा है निम्नलिखित में से कौन समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होगा बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है समतुल्य, तो समतुल्य का मतलब होता है बराबर। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, यानी कि उस भिन्न को काटे तो वही उत्तर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा, तो इस 12/20 को काटेंगे तो अगर उत्तर 4/5 आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं समतुल्य। तो 12/20 को हम काट लेते हैं, समतुल्य है मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। कभी नहीं भी पूछेगा तो यहाँ पे है पूछा है मतलब होना चाहिए, और कभी बोल दे नहीं है तो 3 उत्तर में होगी, 1 उत्तर में नहीं होगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 12, 2 से काटेंगे 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से काटेंगे 5, मतलब 3/5 आ रहा, तो मतलब ये ए वाला तो उत्तर नहीं, ये समतुल्य नहीं है। बी को हम चेक करेंगे तो 6/3, 9 को काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 2/3 चाहिए, है ना। फिर इसको हम 6 से काट दें, 6 चौक 24, 6 36, फिर 2 से काटे, 2 दून 4, 2 तिया 6, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आप 2/3 आ गया है और यहाँ पे भी 2/3 आ गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला हम चेक कर लेते हैं, 5/8 और 8/5, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है बच्चों, ध्यान से देना, इसका व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम क्या होगा, समतुल्य नहीं होगा, ठीक है। ये 8/5 उसको 5/8 को 8/5 लिखा, तो ये इसका व्युत्क्रम, ये तो नहीं होगा। और डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि 9/5 है, 6/7, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बी। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 15/23 को 25/46 में से घटाने पर क्या मिलेगा। यानी कि ध्यान समझना बच्चों, आपको 25/26 में से, ध्यान समझना, इस किस में से, 25/46 में से किसको घटाना है, आपको 15/23 को माइनस करना है। ये बात आ रही समझ में। ऐसा नहीं करना है कि 15/23 में से 25/46 को घटा रहे, उसने बोला है 25/46 में से 15/23 को हमको घटाना है, ठीक है। तो घटाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, अगर किसी कारण से अगर ये दोनों समान हो जाएगी तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम से घटाना याद है तो आप एलसीएम लेके घटा सकते हैं, क्रॉस गुणा करके घटा सकते हैं, क्योंकि घटाने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा 25/46 माइनस 30/46, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर हमारे समान है, तो बट्टे में तो आ जाएगा 46, और आप देख पा रहे हैं कि आपको 25 में से 30 को घटाना है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का है, 30 बड़ा है, तो 30 घटाएंगे तो हम 30 में से 25 गया तो 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का की है माइनस की, ठीक है। मतलब ये 25 माइनस 30 इस प्रकार होगा, तो इसको 30 में से ही घटाएंगे, लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का आ जाएगा, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, 5 सही 1/2 प्लस 3/6 माइनस 1/4 को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब इसको जोड़ना घटाना है, तो पहले तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मिश्र भिन्न दे रखी बच्चों, तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में हमको बदलना है। तो 5 दूना 10 और 1 11/2 प्लस 3/6 माइनस 1/4। देखिए इस प्रश्न में केवल प्लस और माइनस है, तो हम इसको साथ में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे याद है ऐसे आप लोग कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12, और 2 × 12 तो 66 प्लस 6 माइनस 3, ये हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 66 में 6 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 72, और 72 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो आएगा 69,
69/12 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो को रोकना है, सवाल को पूरा हल करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। चलिए प्रश्न नंबर 19 जल्दी से हल करिए, बहुत आसान प्रश्न है ना। दशमलव में हमको उत्तर लाना है। ठीक है, 8 + 6/10 + 6/100 + 6/1000 को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव में बदलते हैं। अगर किसी भी संख्या के बटे में 10, 100, 1000 हो तो उसको क्या होगा, दशमलव में बदलना बहुत आसान है। तो देखिए ये बिना दशमलव की संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.0 की प्लस। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस, फिर 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 0.06 प्लस, फिर 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे 0.006, और इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 8.666। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, इसको देखना है, समझना है और फिर इसको हल करना है। इस सवाल में आपसे एक आकृति दी गई है और इस आकृति का क्षेत्रफल, देखिए इसमें परिमाप नहीं पूछा, अगर परिमाप पूछता तो बहुत आसान होता, हम सभी बाउंड्री को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए जब भी आपसे परीक्षा में इस प्रकार से क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ध्यान देना बच्चों, हमने केवल दो आकृति के क्षेत्रफल सीख रखे हैं, पहला होगा वर्ग, दूसरा होगा आयत। या तो हम ये जो आकृति है इसको हम आयत बना ले या इसको हम वर्ग बना ले, बहुत सारे टुकड़ों को, फिर हम उन टुकड़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो हम पहले, क्योंकि हमें दो ही प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालना याद है, ध्यान समझना बच्चों, कौन कौन सी आकृति है। पहला तो होता है वर्ग, अगर कोई आकृति इसको हम या तो वर्ग बना ले या इसको किसी प्रकार से आयत बना ले, अगर आयत और वर्ग में इस आकृति को अगर हमने तोड़ दिया तो फिर क्षेत्रफल निकालना याद है, क्योंकि हमको आयत का क्षेत्रफल का भी सूत्र याद है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का भी क्षेत्रफल याद है, भुजा गुणित भुजा। तो हमको क्या करना है, चलिए करते हैं इसको कुछ, है ना। तो देखिए ये पूरा यहाँ से तो यहाँ तक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चलो दो आयत मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने बना दी एक लाइन। तो आप देख पा रहे हैं अब हमारे पास में यहाँ पे दो आयत हो गया, कौन कौन सा हो गया, तो ये आयत नंबर 1 हो गया है और ये आयत नंबर 2 हो गया। अगर इन दोनों आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब हमारे लिए आसान है, कैसे समझिए, इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई तो हो गई हमारे पास में कितनी, 3 सेंटीमीटर, और हमको ये चौड़ाई निकालनी, चौड़ाई ना नीचे है ना ऊपर है, ठीक है, तो ये हमको निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान समझना बच्चों, ये पूरी जो नीचे वाली जो दी गई है ये वाली लाइन, ये पूरी कितनी है, तो ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, और अगर इतनी ये यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये बची कितनी, तो ये बच गई हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस आयत की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहले वाले आयत का हमारा क्षेत्रफल आ गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इस दूसरे नंबर आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालेंगे, तो इस दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें लंबाई कितनी दी गई बच्चों, 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दी गई है 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है, तो चौड़ाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो फिर से हम गुणा कर लेंगे 1 दशमलव, ठीक है, 1 दशमलव किसका गुणा कर लेते हैं हम, 1.5 में 4 का, 5 चौक 20, हासिल 2, 4 दूना 8 और 1 9, सॉरी 4 एकम 4 और 1 2 6, तो कितना आ गया 6, मतलब 6 इसका भी 6 आया है और इसका क्षेत्रफल भी 6 आया है। तो 6 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमने दोनों आकृति के क्षेत्रफल निकाल दिए हैं और हमारा उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से कोई आकृति पूछे तो आपको उसमें वर्ग बना लेना है
या आपको उसमें आयत बना लेना है और फिर आपको उन अलग अलग आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के सभी को जोड़ देना है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आपको 20 में से आपके कितने प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि नवोदय से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना है और ये महत्वपूर्ण वीडियो है ना। अगर आपके कुछ प्रश्न इसमें छूट गए हैं तो आपको फिर से पुनः इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।